नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन लेकर, जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, यूट्यूब की एकमात्र क्लास जिसमें करंट के साथ स्टैटिक्स जीके का पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है, साथ ही साथ रिवीजन के क्वेश्चन जो करंट में पीछे बीत चुका है उसका भी रिवीजन कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि हर काम अपने समय पर धीरे धीरे होता है। किसी ऋतु में हम फल को बोते हैं और बार बार उसे पानी से सींचते हैं, तब जाके कहीं जब उसकी ऋतु आती है तब उस पर फल आते हैं। तो यही प्रोसेस है हमारी जिंदगी का भी। जिंदगी में हम अगर कोई काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें उसके बीजों को बोना होगा, यानी हमें उसका जो सिलेबस है एग्जाम का वो पढ़ना होगा, साथ साथ फिर उसको सींचते रहना होगा, जिसे हम रिवीजन रूपी पानी से सींचते रहेंगे। फिर जाकर जब हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि हम फल दे सकते हैं, तब एग्जाम हमारा क्लियर होगा और हमें मीठा मीठा फल खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी प्रोसेस को अपने जीवन का सार बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे अब्राहम समझौते की पहल किस अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुई थी? दोस्तों, हुआ क्या है, आप दो देशों को अच्छी तरह से जानते हैं, एक है यूएसए और एक है इजराइल। इजराइल जो एशिया में स्थित है, कहां पर? भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। और यहाँ पर जो ये इजराइल देश है, ये किसका हिस्सा है? अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। ठीक है। अब इसमें जो ये इजराइल है, इसको मुस्लिम देश मान्यता नहीं देते कि ये एक देश है, क्योंकि इसे कहते हैं कि इसने फिलिस्तीन के लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और फिलिस्तीन जो एक मुस्लिम बहुल राज्य था या राष्ट्र था, उसकी जनसंख्या को वहां से बढ़ाकर भगाकर इसने उस पर कब्जा किया है। लेकिन इसका दोस्त कौन है? अमेरिका है। और अमेरिका क्या है? जितने भी अरब देश हैं, जितने भी ये तेल उत्पादित करते हैं, उन सबका पापा है अमेरिका। अब ये कितना भी इस्लामिक भाईचारा आपस में निभाते रहें, लेकिन अमेरिका के कहने पर इन्हें घुटनों पर आना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कतर में इजराइल ने बम धमाके किए, यहाँ उस पर बम गिराए और कतर को ही समझौता करवाना पड़ा, हमास जो फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है और इजराइल के बीच में। यानी कतर पर बम भी गिरे और उसे समझौता भी करवाना पड़ा। साथ ही जैसे जॉर्डन 1994 में इजराइल को मान्यता दे चुका है। कब दी है? 1994 में जॉर्डन ने इसे देश के रूप में मान्यता दी। लेकिन इसके बाद किसी देश ने इसको देश के रूप में मान्यता नहीं दी। लेकिन जब 2020 में ट्रंप पहली बार चुनकर आए, तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2020 की घटना है। 2020 में एक अब्राहम समझौता होता है। और ये किसके बीच होता है? तो ये अब्राहम समझौता हुआ था इजराइल को मान्यता देने के लिए, इजराइल को देश के रूप में मान्यता देने के लिए। इस पर यूएई और बहरीन, कौन से? तो यूएई प्लस बहरीन, ये दोनों देश सहमत हुए थे कि हम इसको इजराइल को देश के रूप में मान्यता देते हैं। यानी ये पहली बार था कि अरब देश के मुस्लिम देश जो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे रहे थे। तो वो था अब्राहम समझौता। कब हुआ? 2020 में हुआ था और ट्रंप के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ट्रंप के कार्यकाल में ये समझौता हुआ था। अब इसके बाद इस समझौते पर दो देशों ने और हस्ताक्षर किए। किसने किए? तो एक अफ्रीका का सूडान, जिसकी राजधानी खार्तूम है, और दूसरा है इसका, दूसरा जो देश था उसका नाम था मोरक्को। ये भी अफ्रीकी देश है, मोरक्को। ठीक है। मोरक्को कौन सा देश है? जहां की नूरा फतेही है, हाय रे गर्मी, वही वाला मोरक्को। ठीक। तो इन दोनों देशों ने भी इब्राहिम अकॉर्ड पर समझौता किया था। अब ट्रंप का कहना है कि
इन दोनों देशों के मान्यता देने के बाद, यानी अब 4 देश हो गए, 4 और एक जॉर्डन 5 देश इसके देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। अब कह रहा है कि जो हमारा मध्य एशियाई देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जो यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कजाकिस्तान भी इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है, यानी कजाकिस्तान भी अब इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। ठीक है, तो कौन सा देश हो जाएगा? ये छठा देश हो जाएगा। तो ये था अब्राहम समझौता जो मुस्लिम देशों को सामने बैठाकर ट्रंप ने किया था। ठीक है, यानी जब चाहे ट्रंप इन देशों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, ये पावर सिर्फ ट्रंप के पास है, यानी अमेरिका के पास है। अब बात करते हैं उन सब देशों की जिनका जिक्र मैंने यहां पर आपके किया है। अगर मैं बात करूं इजराइल की, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। अब मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान कैसे बताया है, जब भी हमें किसी के सापेक्षिक दिशाएं देखनी हो, यानी भारत से इजराइल किस दिशा में है ये देखना हो, तो भारत में हम क्या करेंगे, प्लस का निशान बनाएंगे बीचों बीच। अब जो इसकी ये वाली दिशा होगी ये होगी पूर्व, ऊपर वाली नॉर्थ, ये वाली पश्चिम और ये वाली दक्षिण। अगर हम भारत से पश्चिम दिशा में चलते हैं तो ये जो तीन ओर से भूमि आपको दिख रही है, ये है अरब प्रायद्वीप। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप के भी अगर हम दिशाओं को में बांटें तो ये हो गया अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप के भी पश्चिम में एक छोटू सा देश है जिसका नाम क्या है? इजराइल है। इजराइल है, और ये किसके किनारे पर है? तो ये जो आपको सागर दिख रहा है नीला नीला, इसका नाम है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के किस हिस्से पर हुआ? अगर भूमध्य सागर को हम दिशाओं में बांटें तो ये वाली दिशा होगी इसकी पूर्व, यानी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर कौन सा देश है? इजराइल देश है। इजराइल में कौन सा धर्म पाया जाता है? तो यहूदी धर्म यहाँ पर पाया जाता है। बात करें इजराइल की राजधानी की, राजधानी जो भारत राजधानी मानता है वो है तेल अवीव। तेल अवीव भारत इसकी राजधानी मानता है, लेकिन इजराइल और यूएस से इसकी राजधानी क्या बताते हैं? तो वो बताते हैं इसकी राजधानी यरूशलेम। यरूशलेम इसकी राजधानी बताते हैं। अब यरूशलेम ये क्यों बताते हैं? क्योंकि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है और ये तीनों धर्म के लिए मान्यता का केंद्र है, जिसमें यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों देश आते हैं। ठीक है, तो यहीं पर इजराइल ने अब कब्जा कर लिया है। अब ये यरूशलेम शहर किसके अधीन है? तो इजराइल के अधीन है, और इजराइल इसे अपनी राजधानी घोषित कर चुका है। ठीक है, अगर बात करूं इसके बगल में एक देश है जिसने इसे 1994 में मान्यता दी थी, उसका नाम है जॉर्डन। तो इसकी ये सीमा, पूर्वी सीमा किससे लगती है? जॉर्डन से लगती है। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो अम्मान इसकी राजधानी है। ठीक है, अम्मान इसकी राजधानी है। अब जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर एक सागर है जिसे हम मृत सागर कहते हैं, मृत सागर। और यह है दुनिया की सबसे क्या है? निचला बिंदु है, और एशिया का और दुनिया का सबसे निचला बिंदु। ठीक है, और ये कैसा है? दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील भी है, दूसरी सबसे खारी झील। ये इतनी खारी है या लवणता युक्त है कि इसमें अगर आदमी ऐसे ही लेट जाए तो वो डूबता नहीं है। ठीक है, अगर बात करूं सबसे खारी झील कौन सी है, सबसे लवणता, तो तुर्की में स्थित वान गोलू झील। वान गोलू झील दुनिया की सबसे लवणता युक्त झील है। दूसरा नंबर आता है किसका? मृत सागर का। ठीक है, इसके ऊपर, मृत सागर के ऊपर एक गैलीलियो सागर है। कौन सा? गैलीलियो सागर है। और गैलीलियो सागर से मृत सागर को जोड़ने वाली नदी है जॉर्डन नदी। कौन सी है? जॉर्डन नदी। तो जॉर्डन नदी किसके बीच है? इजराइल और, या इजराइल कहें फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली फिलिस्तीन का जो हिस्सा, आपको ये छोटू सा हिस्सा दिख रहा है इधर व्हाइट कलर का बिंदु से ऐसा, ये है वेस्ट बैंक, और इधर इसका छोटा सा हिस्सा है गाजा। इजराइल के एक तरफ गाजा है, एक तरफ वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में जो सीमा का निर्धारण करती है वो जॉर्डन नदी है। ठीक है, अब और कौन से देशों की बात हुई? तो बहरीन यहाँ पर आपको मैंने कल भी बताया था, पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन देश है, और इसकी राजधानी मनामा है। ठीक है, ये हुआ हमारा यूएई की राजधानी दुबई है। अब बात करें कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये रहा,
कजाकिस्तान जो अब इसे मान्यता देने जा रहा है, ऐसा ट्रंप का कहना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध का मतलब होता है जिसकी सीमा कहीं से भी समुद्र से अपनी सीमा साझा नहीं करती। जिस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती उसको स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? जॉर्डन है। और आप कहोगे ये सीमा इसकी लग रही है किससे? कैस्पियन सागर से। लेकिन कैस्पियन सागर सिर्फ नाम का सागर है, वैसे वास्तव में ये झील है। सागर हम उसको कहते हैं जिसका पानी अन्य सागरों से जुड़ा हुआ हो, यानी पृथ्वी का जहां भी पानी एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है उसको हम सागर बोलते हैं, बाकी सब झीलें हैं। तो कैस्पियन सागर नाम का सागर है, ये एक झील है। ठीक है। कजाकिस्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो गई। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पर पाया जाता है? यूरेनियम कहां पर पाया जाता है? तो यहीं पर पाया जाता है, कजाकिस्तान में ही पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं इसके। हाल ही में किस देश के खमेर रुज स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो जो हमारा देश है एक कंबोडिया, आसियान देश है कंबोडिया। ठीक है, तो इसको शामिल किया गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस ऐतिहासिक किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो जो हमारा जिंजी किला है, जिंजी किला कहां पर है? तो जो हमारा मराठा साम्राज्य को मैंने आपको किले बताए थे उसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है और ये इसकी 44वीं साइट है। हाल ही में 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन हुए हैं? तो हरि कृष्णन हुए हैं। ठीक है। हाल ही में किस दो यूरोपीय देशों को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो जो इटली और नीदरलैंड इस बार आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में कितनी मात्रा में फोर्टिफाइड चावल की खेप छत्तीसगढ़ ने पपुआ न्यू गिनी को भेजी है? तो क्वेश्चन जो हुआ पहले आप उसका आंसर देख लो। देखो करंट का क्वेश्चन कितना हुआ कि 36 फोर्टिफाइड चावल छत्तीसगढ़ ने भेजे हैं। किसको? पपुआ न्यू गिनी देश को। कितने भेजे हैं? तो 20 मीट्रिक टन भेजे हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक मंत्रालय है जिस मंत्रालय का नाम है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब जो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो इसके वर्तमान में मंत्री है पीयूष गोयल। कौन से गोयल? तो जो हमारे पीयूष गोयल हैं वो इसके मंत्री हैं। और इस मंत्रालय के अधीन एक संस्था आती है जिसका नाम है अपेडा। क्या है? अपेडा। जो हमारे कृषि के उत्पाद हैं या जो प्रसंस्कृत उत्पाद है उनको बाहर भेजना और उनका विकास करना इसकी जिम्मेदारी है। इसलिए इसका पूरा नाम भी क्या है? कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात और विकास प्राधिकरण। इसका काम क्या है? जो हमारे कृषि के उत्पाद हैं और जो उनसे बनाए हुए प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निर्यात करना और इनका विकास करना। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अब इस अपेडा के द्वारा किसको भेजा गया है? 20 मीट्रिक टन चावल भेजे गए हैं पपुआ न्यू गिनी को भेजा गया है। ठीक है। और कहां से भेजा गया है? तो भारत के राज्य छत्तीसगढ़ से भेजा गया है। ठीक है। अब ये जो चावल हमने भेजा है ये कैसा चावल है? तो ये हमारा फोर्टिफाइड राइस है। अब आप समझेंगे फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। तो ये तो था हमारा करंट का क्वेश्चन। अब हम इससे जुड़े हुए स्टैटिक्स जीके को भी चीर फाड़ कर डालते हैं कि हमारे एग्जाम में कोई आएगा तो सीधी खोपड़ी में छेद कर देंगे क्वेश्चन की। चलिए तो फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? दोस्तों फोर्टिफाइड राइस आप बोल सकते हैं कि बनाया गया चावल। आप बोलेंगे तो नकली हो गया। देखो नकली नहीं है। फोर्टिफाइड राइस का मतलब है कि आपने चावल का चूरा बना लिया। क्या बनाया? चावल का चूरा या चावल का आटा आप बोल सकते हैं।
ठीक है, चावल का चूरा लिया, प्लस इसमें आपने लिए विटामिन। क्या लिए हैं इसमें? इसमें आपने लिए हैं विटामिन, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, लोहा, लोहा क्या, लोहे के रोड नहीं डाल देना, आयरन, आयरन हुआ, इसमें फोलिक एसिड हुआ, फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड इसमें मिलाया जाता है, और क्या है, जैसे विटामिन एस, विटामिन इसमें मिलाए जाते हैं। तो ये सारे विटामिन इसमें मिला दिए जाते हैं और फिर से इनको चावल के रूप में तैयार किया जाता है। क्या बनाया जाता है? फिर से चावल के रूप में बनाया जाता है। अब इन चावलों को हम एक निश्चित मात्रा में जो हमारे यहाँ चावल होते हैं उनमें मिला दिया जाता है। इससे क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ महिलाओं में खून की कमी होती है फोलिक एसिड के कारण, उसकी पूर्ति करेंगे जब ये खाए जाएंगे, ठीक है, यानी आयरन की पूर्ति करेंगे, विटामिन की पूर्ति करेंगे, यानी पूरा पोषण देने के लिए बनाए गए चावल को हम फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं। जो हमारे यहाँ पर आप राशन में चावल लेके आते हैं उसमें फोर्टिफाइड राइस मिला हुआ होता है, जिससे आपका पोषण पूरा हो सके। सरकार इस बात पर ध्यान देती है। अभी इन चावलों को कहां पर भेजा गया है? तो पपुआ न्यू गिनी भेजा गया है। कहां से भेजा गया है? तो छत्तीसगढ़ से भेजा गया है, जो हमारी अपेडा संस्था है उसके द्वारा भेजा गया है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमने दो यहाँ पर बातें पढ़ी, एक पपुआ न्यू गिनी और दूसरा छत्तीसगढ़। तो अब इनको भी देख लेते हैं, इनकी भी चीरफाड़ कर डालते हैं। ये देखो बोरी में सामान लद के हो गया है जहाज पे तैयार, और पपुआ न्यू गिनी वाले लोगों को क्या करेगा, ये जाकर पोषण देगा। चलिए अब देखते हैं पपुआ न्यू गिनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको क्या बता देते हैं, महाद्वीप 7 कौन कौन से हैं ये याद करवा देते हैं। चलिए, ये वाला महाद्वीप जो मैंने रेड कलर से बंद कर दिया है इसको बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। ऊपर वाला ये वाला हो गया उत्तरी अमेरिका। ये वाला दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ये हुआ आपका अफ्रीका, और यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं और ये यूराल पर्वत, तो ये वाला जो डब्बे में बंद हुआ ये हुआ यूरोप, ठीक है, यूरोप। अब ये वाला क्या हुआ, एशिया, और ये वाला हमारा हुआ ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया, ये महाद्वीप हुआ। तो कितने महाद्वीप हुए, दो, दो चार और दो छह, एक नीचे आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये वाला महाद्वीप हो गए। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। अब मैं बात करता हूं आपसे किसकी, पपुआ न्यू गिनी की। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं भारत। भाई भारत से तो हम फ्लाइट पकड़ेंगे ना कहीं जाने के लिए, बिना टिकट थोड़ी जा सकते हैं, ट्रेन थोड़ी ना है कि टीटी को पैसे खिला दिए और चले गए। कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें भारत जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत जाने के लिए हमें क्या करना होगा, भारत जाने के बाद हमें करना होगा दिशाओं का ज्ञान, कि किस दिशा का टिकट लेना है ये तो देख लें। तो सबसे पहले हमने दिशाओं का ज्ञान करने का तरीका समझा है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ऊपर नॉर्थ, ये वाला हो गया वेस्ट और नीचे वाला साउथ। अगर भारत से हम यहाँ पर साउथ और ईस्ट के बीच से निकले तो कहां पर पहुंच जाएंगे, तो यहां पर पहुंच जाएंगे, और ये महाद्वीप है आपका ओशेनिया महाद्वीप। कौन सा, तो ओशेनिया महाद्वीप, ठीक है। और इस ओशेनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ आपको न्यूजीलैंड को पढ़ा था, और न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक देश है जिसका महाद्वीप, एक प्राय द्वीप है जिसका आधा हिस्सा किसके पास है, इंडोनेशिया के पास, और आधा हिस्सा ये वाला पपुआ न्यू गिनी के पास है, ठीक है। तो पपुआ न्यू गिनी कहां पर है, तो ओशेनिया महाद्वीप में है, ठीक। तो ये ओशेनिया महाद्वीप, तो यहां से कहां से जाएगा, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी में हम चावल भेज रहे हैं। बात करें ओशेनिया महाद्वीप की, तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा देश है, ठीक। इसकी सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है या पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत है विल्हेम पर्वत, विल्हेम पर्वत। और ये कहां पर है, तो ये कहां पर, पपुआ न्यू गिनी में ही स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यहाँ की सबसे बड़ी झील, पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील है, और ये कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये यहाँ की सबसे गहरी स्थान भी है, ठीक है। तो ये हुआ किसके बारे में, ओशेनिया के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम कहां पर, भारत में, और भारत में पहुंचकर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ को।
क्योंकि छत्तीसगढ़ ने ही तो चावल भेजे हैं, फोर्टिफाइड राइस। अब हम बात करें, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप बैठे हो दिल्ली के पास, अगर यहाँ से आप चलोगे तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो किससे अलग हुआ, एमपी से अलग हुआ था। कब हुआ था, तो 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को ये किससे अलग हुआ, एमपी से अलग हुआ। जैसे ही 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। सबसे पहले 1 नवंबर को ये हुआ, फिर एक उत्तराखंड हुआ। ये कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ। तीसरा राज्य था हमारा कौन सा, झारखंड। और झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर। 15 नवंबर को क्यों हुआ था, क्योंकि बिरसा मुंडा जो यहाँ के धरती आबा हैं, पृथ्वी के पिता हैं, उनकी जो जयंती पर इसको अलग किया गया। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं ये कैसा राज्य है, स्थलबद्ध राज्य है, यानी इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। इसकी एक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, एक सीमा इसकी उत्तर प्रदेश से लगती है, एक सीमा झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, और तेलंगाना से लगती है, और महाराष्ट्र से लगती है। तो इतने राज्यों से ये सीमा साझा करता है। देख लीजिए, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, इतनों से सीमा साझा करता है। चलिए, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो इसकी राजधानी हुई रायपुर। कौन सी, तो रायपुर इसकी राजधानी हुई। यहाँ के सीएम कौन हुए, तो विष्णु देव साय हुए। विष्णु देव साय यहाँ के क्या हुए, सीएम हुए। ठीक है, तो विष्णु देव साय जो यहाँ के सीएम है। अगर बात करूं यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल है यहाँ के रमन डेका। रमन डेका, रमन डेका यहाँ के राज्यपाल हुए। बात करें छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क, यानी यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो एक जो सबसे प्रसिद्ध है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। दूसरा हो गया कांगेर घाटी, कांगेर घाटी। और तीसरा जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वो है इंद्रावती। तो ये यहाँ के 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ठीक, तो ये पूरी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में। अगर बात करें यहाँ की सीटों के बारे में, तो लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। कितनी हैं, तो लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 हैं, और यहाँ पर विधानसभा की कितनी हैं, तो 90 सीटें हैं। विधानसभा की 90 सीटें यहाँ पर हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में भी हो गई। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा, रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया, तो भारतीय वायुसेना ने अभी क्या किया, अपने अस्त्र का परीक्षण किया। तो अस्त्र मिसाइल का परीक्षण अभी किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश की फर्म मार्दिन के साथ 5 वर्ष के लिए उर्वरक समझौता किया है। तो भारत में उर्वरकों की अभी दिक्कत आ रही थी, तो हमने सऊदी अरब को बुलाया, वो बोला चलो भाई समझौता करते हैं, तो सऊदी अरब के साथ समझौता किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो जो भारत और ऑस्ट्रेलिया अभ्यास करते हैं उसका नाम है ओस्त्रा हिंद। क्या नाम है, ओस्त्रा हिंद नाम का अभ्यास दोनों देश करते हैं। हाल ही में ईगा स्वेटेक क्या है, टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब पहली बार जीता, तो अभी विंबलडन। ये कौन से क्रम का है, तो साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, फिर विंबलडन, उसके बाद साल का अंतिम जो टूर्नामेंट होता है वो यूएस ओपन होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये जो विंबलडन ग्रैंड स्लैम है ये किस कोर्ट पर खेला जाता है, यानी किस प्रकार के कोर्ट पर इसका आयोजन किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार द्वारा कौन से प्रमुख आयोजन किए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वो क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय गीत कब बनाया गया, पहले हम ये जान लेते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो हमारे तत्कालीन यानी उस समय के राष्ट्रपति थे, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या बनाया गया, इन्होंने क्या किया, 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को हमारा घोषित किया। अब बात करें इस राष्ट्रीय गीत की,
तो राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखित है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये लिखित है। और इनके किस उपन्यास में है? तो इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ उपन्यास में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस उपन्यास में? तो बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ उपन्यास में सबसे पहले प्रकाशित किया गया। ठीक है, अब ये कब प्रकाशित किया गया? तो अभी इसके हो रहे हैं कितने वर्ष? इसके हो रहे हैं 150 वर्ष, यानी 25 तो 2000 वाले, 100 पिछले साल उसके सदी के, और उस 25 उससे पहले, यानी 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित किया गया। अब 1875 के अभी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन पढ़ा दिए, तो अब उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1875 में सबसे पहले क्या? सबसे पहले हमने देखा बिरसा मुंडा का जयंती, यानी जन्म कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। इसके बाद हमने क्या देखा? 1875 में हमने एक हो गया हमारा ये वंदे मातरम हमारा गीत हो गया। एक हो गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो ये तभी हुई। ठीक है, और एक हमने क्या देखा? एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था 1875 का, चलिए अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो 7 नवंबर 1875 को हमने इसको क्या किया था? पहली बार उपन्यास को प्रकाशित किया था। अब इस अवसर पर 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय दिल्ली में एक आयोजन कर रहा है। ठीक है, आयोजन कर रहा है। अब ये आयोजन दिल्ली में जो हो रहा है, कहां पर हो रहा है? तो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। कहां पर? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे, यानी मुख्य अतिथि, वो होंगे हमारे पीएम मोदी जी इसमें भाग लेने वाले हैं और यहाँ पर लोगों को संबोधन करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि इसमें प्रमुख आयोजन कौन कौन से हैं? तो स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाए, यानी इस अवसर पर अभी सिक्का भी जारी किया जाएगा। स्मार्ट क्षेत्रीय संस्करणों की प्रस्तुति की जाएगी। वृक्षारोपण अभियान और जागरूकता, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सारे कार्य इस दिन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब बात करूं वंदे मातरम, जो आनंद मठ में पहली बार प्रकाशित हुआ, इस वंदे मातरम गीत में भारत माता को देवी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, यानी पहली बार ऐसा हुआ जो हमारा भारत का नक्शा है उसको भारत माता दर्शाया गया और देवी के रूप में इसे दर्शाया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये हमारे पीएम मोदी जी हैं जो अभी कहां पर शामिल हो रहे हैं? इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2025 का विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो महिलाओं में ईगा स्विएटेक और इसमें जैनिक सिनर द्वारा जीता गया। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हमारे अभिजीत सेठ जी हैं, बाद में नहीं जीतना, अभिजीत सेठ है ना, तो इनको किया गया। किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी? तो ज्ञान में तो सबसे आगे कौन रहा है? पहले से ही हमारे यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं, नालंदा से लेकर और बहुत सारे, तो ये उसका उत्तर हो गया भारत। बाकी जो यूरोपीय देश है वो तो हमारा ज्ञान चुरा के ही तो आज बड़े बने हैं। हाल ही में क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला जो है वो आपको याद रखना है, और गुजरात है। ठीक है, हाल ही में, चलिए ये तो आप शायद जानते ही होंगे, ये मैं आपसे आशा कर सकता हूं, हाल ही में कंचनजंगा नेशनल पार्क IUCN ने कौन सी रेटिंग दी है? अभी कंचनजंगा, सबसे पहले क्या जानते हैं हम? कंचनजंगा ये कहां का है? तो ये सिक्किम का नेशनल पार्क है, सिक्किम का नेशनल पार्क है। और 2016 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मिश्रित साइट के रूप में शामिल किया गया। यानी ये सांस्कृतिक प्लस प्राकृतिक
दोनों तरह की साइट को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे यूनेस्को की मिश्रित साइट में शामिल किया गया है। कई बार हम पढ़ चुके हैं, यूनेस्को की 44 साइटें हैं, जिसमें से 36 अपना सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित साइट है। 44वीं कौन सी है तो जिंजी किला था। 43वीं कौन सी थी तो ओहम साम्राज्य का कब्रिस्तान मोइद्दम था। ठीक है, तो ये बात हम जान चुके हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी तो 1945 में 16 नवंबर को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूनेस्को के बारे में। अब बात करते हैं कि इसको कौन सी रेटिंग मिली है तो इसको अच्छी रेटिंग मिली है, यानी किसमें रखा गया है तो उसको गुड कहा गया है, यानी ये अच्छी स्थिति में है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है, साथ में सुंदरवन, सुंदरवन, और जो हमारा एक नेशनल पार्क है जो कहां पर है, जो मानस, जो असम में है, मानस को बुरी स्थिति में बताया गया है, यानी इन्हें बैड कंडीशन में बताया गया है, बुरी स्थिति में या पुअर कंडीशन यानी खराब कंडीशन में इनको बताया गया है। किसके द्वारा? आईयूसीएन के द्वारा। अब ये आईयूसीएन है क्या? जो हमारे यहाँ प्राकृतिक स्रोत और जानवरों के विलुप्तता पर ध्यान देती है, वो है आईयूसीएन, जिसकी फुल फॉर्म क्या है तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन एंड इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ रिसर्च। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करें इसकी मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्या करता है तो ये रेड बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है तो आईयूसीएन जारी करता है, जिसमें कैटेगरी वाइज जानवरों को या उनकी जो प्रजाति है वो की विलुप्तता के आधार पर कहां पर है उसका जारी किया जाता है। जैसे भारत में चीते विलुप्त हो गए थे तो इन्होंने भारत में उसे रेड सूची में डाल दिया गया या रेड डाटा बुक में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आईयूसीएन सराहनात्मक रैंकिंग में ठोस कारण आधारित है, जिसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम है। जो गुड रैंक रेटिंग आई है वो किस लिए आई है तो यहाँ पर जो मानव का हस्तक्षेप है वो सबसे कम है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ही बहुत कम है तो मानव हस्तक्षेप कम हो गई। सामुदायिक सहभागिता है, वन अधिकारी स्थानीय ग्रामीण के साथ मिलकर जैव विविधता और आजीविका दोनों की रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी विकास नाम का प्राणी वहां पर नहीं पहुंचा है, उतना अधिक मात्रा में नहीं पहुंचा है। जिस दिन विकास पहुंच गया उस दिन जैव विविधता और वनों को प्रकृति का विनाश करने का कार्य शुरू हो जाएगा। सतत विकास हो रहा है, यानी हम उतनी ही चीजों का उपभोग कर रहे हैं जितनी प्रकृति हमें लेने की इजाजत देती है, यानी हम अगले आने वाली पीढ़ी का सामान आज निकाल कर नहीं खा ले रहे। सीमा पार संरक्षण भी है, ठीक है, आपदा सहनशीलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विकास कम पहुंचा है तो प्रदूषण कम है तो यहाँ पर सहनशीलता ज्यादा है। बात करते हैं किसकी? सिक्किम की। तो सिक्किम जो हमारा एक तरफ नेपाल और एक तरफ भूटान से घिरा हुआ है, इसकी राजधानी गंगटोक है। चलिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निर्देशक कौन चुनी गई हैं? तो हमारी जो सोनाली मिश्रा हैं वो चुनी गई हैं। सोनाली मिश्रा जी को यहाँ पर चुना गया है, तो पहली हैं इसलिए आप इनको याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य से को प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य घोषित किया गया है? तो गुजरात सबसे ज्यादा आलू उत्पादन कर रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पासेक्स अभ्यास आयोजित की? ग्रीस। और ये पासेक्स क्या होता है? यानी किसी देश का जहाज, अगर लड़ाकू जहाज है, किसी देश के साथ अभ्यास करने के बाद वापस जा रहा है तो समुद्र में कुछ दिन रुकते हैं और किसी देश को बोलते हैं कि हमारा जहाज आया हुआ है, आप चाहें तो उसके साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो ये है क्योंकि पास कर रहा था वहां से, अभ्यास कर लिया, इसीलिए से पासेक्स अभ्यास के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य प्रदर्शन कहां आयोजित किया है? तो प्रचंड शक्ति हम मेरठवासी ही दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, एमएसडीआई और
ऑटोडेस्क के समझौते के तहत किन प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे? तो अभी जो हमारा औद्योगिक प्रशिक्षण है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण NSTI को क्या किए जाएंगे? आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए, तो राष्ट्रीय कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई है। देश का पहला AI प्लस कैंपस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो AI प्लस कैंपस हमारे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, आंध्रा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को युवाओं में कौशल कितना है उसके लिए दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण, यानी उनके दिमाग को नियंत्रित करने वाला उपकरण बनाया है? तो चमगादड़ चीन ही ऐसे काम करता रहता है, फिर कोई नई बीमारी खोज कर ला देगा और पूरी दुनिया उससे परेशान हो जाएगी। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज किस शहर में खोला गया है? तो ये शिवमोगा में। कहां पर है? तो शिवमोगा जिले में खोला गया है। हाल ही में भारत हॉकी शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहां हुआ है? चलिए, अभी क्या हुआ है? हॉकी शताब्दी समारोह किसका आयोजन किया जा रहा है? हॉकी शताब्दी समारोह का। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। शताब्दी किसको बोलते हैं? 100 वर्ष पूरे हैं किसके? तो जो हमारा भारतीय हॉकी महासंघ है उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसका? 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं किसके? इंडियन हॉकी फेडरेशन की 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो 100 वर्ष पहले उसकी स्थापना भी हुई होगी। तो 7 नवंबर 1925 को इसकी स्थापना होती है। अब इसके लिए जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो जो हमारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, इसमें क्या किया जाएगा? कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। किसमें? तो दिल्ली के जो ध्यानचंद स्टेडियम है उसमें किया जाएगा। ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। अब इसमें क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय स्तर पर उत्सव का आयोजन किया जाएगा। शताब्दी समारोह के अंतर्गत जो हमारे 500 जिले हैं, पूरे देश के 500 जिलों में से के साथ 1000 से अधिक हॉकी मैच आयोजित किए जाएंगे। यानी 500 जिलों में 1000 से अधिक हॉकी मैच खेले जाएंगे इस अवसर पर, जिसमें 36,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। भारत के 36,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। प्रत्येक जिला में एक महिला और एक पुरुष मैच खेला जाएगा। ठीक है, आयोजित होगा, जिससे हमारी लैंगिक समानता है उसको बढ़ाया जा सके। अन्य कार्य क्या होंगे? तो स्मारक ग्रंथ, एक स्मारक ग्रंथ का विमोचन किया जाएगा या निकाला जाएगा जो 100 ईयर ऑफ इंडियन हॉकी, यानी जो पिछले 100 वर्षों में भारतीय हॉकी की यात्रा रही है उसको दर्शाया जाएगा। ठीक है, फोटो प्रदर्शनी की जाएगी स्टेडियम में, जहां पर 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था और टोक्यो 2020 के ओलंपिक के बीच में जितनी भी घटनाएं घटी, जो हमारा अचीवमेंट रहा, उसको फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को दर्शाया जाएगा। ट्रॉफी यात्रा भी रहेगी कि भारत ने आज तक कैसे कैसे ट्रॉफी जीती है। अगर बात करें भारत के हॉकी के इतिहास की, तो भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण 1928 में आया और ये एक समय था भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का। उस समय भारत ने आज तक कुल 8 स्वर्ण जीते हैं। भारत एक समय इतना मजबूत था हॉकी में कि लगातार 4 स्वर्ण पदक ये जीत चुका था 4 ओलंपिक में। एक बार तो जर्मनी ने, जो हिटलर थे जर्मनी के, उन्होंने मेजर ध्यानचंद को अपने यहाँ से हॉकी खेलने के लिए भी कहा था और कहा था मैं आपको बहुत सारी धन संपदा दूंगा। लेकिन भारत माता के वीर सपूत मेजर ध्यानचंद ने ऐसा करने से मना कर दिया। मेजर ध्यानचंद वो व्यक्ति थे जो अपनी ड्रेस के अंदर भारत का झंडा छुपा कर ले गए और उन्होंने वहां पर उस झंडे को फहराया था। तो ये थे मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद
इतनी गरीबी में अपना अंतिम समय गुजारा, यानी उस समय की सरकार ने इनकी बिल्कुल भी आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उनके जो वंशज थे या उनके बेटों ने उनके जो मेडल थे उनको बेच-बेच कर अपना समय गुजारा। तो ये भारत की एक काला सच है जो हम सभी को जानना चाहिए कि हम अपने हीरो का कितना सम्मान करते हैं। बाकी अभी स्थिति बदली है, लेकिन मेजर ध्यानचंद कितने वीर सपूत थे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी हॉकी को तोड़कर कई बार ये चेक किया गया कि कहीं उसमें किसी प्रकार की चुंबक तो नहीं लग रही, क्योंकि एक बार मेजर ध्यानचंद के पास अगर बॉल चली जाए तो वो गोल कर कर ही मानते थे। उसके बारे में जो डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट इतिहास में अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद के बारे में उन्होंने एक बार कहा था कि मैं जैसे क्रिकेट में रन बनाता हूं, मेजर ऐसे गोल करता है। यानी आप देखिए क्रिकेट में 500-600 रन बनते हैं, वैसे ही क्या होता है, ऐसे ही हॉकी में मेजर ध्यानचंद क्या करता है, गोल करता है। तो इतने महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। अंतिम पदक जो हमने जीता वो कांस्य पदक था टोक्यो 2020 में। अंतिम विश्व कप विजय हमने 1975 कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है वहां पर हुए आयोजित विश्व कप में की थी। ठीक है, तो ये रहे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन। गोवा सरकार ने हाल ही में किस नदी पर रोरो फेरी शुरू की है? तो जो हमारी मांडवी नदी पर रोरो यानी आवागमन के लिए जो फेरी यात्रा है वो शुरू की है। गोवा में दो नदी है, मांडवी और जुआरी। ठीक है, तो ये मांडवी नदी पर है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में के अनुसार दुनिया का सबसे किफायती छात्र के लिए शहर कौन सा है? दिल्ली है। हाल ही में बेहदी खलम उत्सव कहां पर मनाया गया? तो मेघालय का उत्सव है बेहदी खलम। हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर गुजरात में स्थित है उसके सीईओ संजय कौल जी को बनाया गया है। संजय कौल को बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पिंकी सहेली कार्ड योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की गई है? तो हमारे जो सीएम है कहाँ की? दिल्ली की। दिल्ली की सीएम, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है रेखा। रेखा को आपने देखा, ये है 4th सीएम, कैसी महिला, इसकी दिल्ली की। इन्होंने क्या किया है, एक जो हमारी 12 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, महिलाएं कहने पर कई लड़कियां नाराज हो जाती हैं, तो 12 वर्ष से जिनकी उम्र ज्यादा है उनको फ्री में से क्या करेगा, पिंक कार्ड के माध्यम से यात्रा करने को मिलेगी। कैसी? तो कितनी भी यात्रा कर सकती हैं। पिंक सहेली कार्ड योजना के तहत कितनी भी लंबाई यात्रा दिल्ली में कर सकती हैं। ये कौन करेगा? तो डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ये घोषणा की है कि हम आपको यात्रा फ्री करा देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? दिल्ली की। अगर बात करें दिल्ली, तो दिल्ली क्या दिल्ली पहले से ही थी? नहीं, दिल्ली पहले दिल्ली ही थी, अब हो गया है दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। और ये कब हुआ? तो इसके लिए हमारे संविधान में एक संशोधन करना पड़ा जिसका नाम था 69वां संविधान संशोधन। यानी ये संविधान संशोधन हुआ, और ये कब हुआ? तो ये 1991 की बात है। कब की? 1991। ठीक है, ये संविधान संशोधन किया गया और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को इसमें मिलाकर एनसीआर रीजन घोषित कर दिया गया, जिसे केजरीवाल जी क्या कहते थे? पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते थे। लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना ये भारत के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ दिल्ली। अगर बात करें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हो गई। अगर यहाँ पर उपराज्यपाल, यहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देखो हर राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, क्योंकि ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और कैसा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी विधानसभा है। भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से 3 के पास क्या है? 3 के पास क्या है? विधानसभा है, अपनी विधानसभा है। यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। 8 में से 3 यूनियन टेरिटरी ही ऐसी हैं जहां पर मुख्यमंत्री चुना जाता है। एक तो अपनी दिल्ली हो गई, प्लस एक जम्मू कश्मीर हो गई, प्लस एक कौन सी हो गई? तो एक होगी हमारी पुदुचेरी। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके पास अपनी क्या है? विधानसभा है। अब जो यहाँ की विधानसभा है, यहाँ के राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं वर्तमान में, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। कौन सी सेना है? तो जो शक करने वाली सेना है वो है। ठीक, अगर बात करें यहाँ की
लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीट यहाँ पर 7 हैं, राज्यसभा सीट यहाँ पर 3 है, विधानसभा सीट यहाँ पर 70 है। तो ये पूरी जानकारी आपको दिल्ली के बारे में भी मिल चुकी होगी, हम ऐसी आशा करते हैं। ठीक है, तो पिंक कार्ड हमारी दीदी लेके जाएंगे और पूरे दिल्ली में फ्री यात्रा करेंगी। लड़के कमाएं और पैसा दें, यही काम है। हाल ही में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? जैसी योजनाएं लड़कियों के लिए चल रही है, तो हमें भी कोई योजना चलानी चाहिए, जैसे लड़कियों की फीस आधी करके और लड़कों की फीस डबल कर दें। कैसी रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हाल ही में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो एक्वाटेक पार्क कहां पर? असम में। हाल ही में किस देश ने अपना अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1, तो ये इजराइल ने किया है। तो आप याद रखेंगे ड्रोन 1 किसका उपग्रह है? तो इजराइल का उपग्रह है। हाल ही में किन दो देशों के बीच सीमा पार प्रेषण को समक्ष करने के लिए यूपीआई पे नाउ नेटवर्क का विस्तार हुआ? तो ये भारत और सिंगापुर में। ठीक है, हमारी कोचिंग में बताया था ना कि भय कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। अब बताएं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नई कृषि योजना को मंजूरी दी है? तो हमारे यहाँ पर धन धान्य कृषि योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना, और इसमें कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? तो इसमें 36 योजनाओं को अलग अलग मंत्रालय की एक साथ जोड़ दिया गया है कि किसानों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और एक ही जगह पर उन्हें सॉल्यूशन मिल जाए। हाल ही में एनएचपीसी, क्या है? एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की स्वर्ण जयंती पर भारत सरकार ने कितने मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? तो अभी इसके क्या हुए? 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 50 वर्ष पूरे। और ये क्या है? जो हमें बिजली मिलती है वो इसके माध्यम से ही मिलती है, बिजली उत्पादन इसका क्या हुआ? कार्य हुआ। अब इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो हमने 50 रुपए का सिक्का जारी कर दिया। कितने का? तो 50 रुपए का सिक्का हमने इसमें जारी कर दिया। किसने किया है? तो जो हमारे विद्युत और क्या है, शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर जो किसके? तो हरियाणा के पुराने क्या रहे? सीएम थे, पुराने सीएम यानी पूर्व सीएम थे। तो उन्होंने अभी क्या किया है? 50 रुपए का सिक्का जारी किया है इसकी 50वीं जयंती पर। अगर बात करें एनएचपीसी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 नवंबर को, और 50 साल पहले यानी 1975 में हुई थी। 50 साल पहले जब भी तो होगी, तो 1975 यानी 1875 के 100 साल बाद। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगर बात करें एनएचपीसी की क्षमता की, तो वर्तमान कितना ये मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है? तो इसकी जो वर्तमान में क्षमता है 8333, यानी इतने मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता है। और जो आने वाले दिनों में उत्पादन कर सकती है, यानी जो इनबिल्ट है, अभी प्रोसेस में है, तो 7043 मेगावाट और आने वाले दिनों में उत्पादन कर देगी। तो ये हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो सिक्का जारी कर रहे हैं। हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीवोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये की गई गुजरात में। गुजरात बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रहा है, इसमें से एक योजना ये भी। अदिति योजना किसकी है? तो ये हरियाणा की है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2025-24 से किसे सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी को सम्मानित किया गया। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की 2020 में, किसकी सिफारिश पर? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर दिवस जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जागरूक करने के लिए लोगों को। तो कैंसर राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 7 नवंबर को ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 7 नवंबर 2014 को, और उस समय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे
यानी उस समय के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, इसलिए हम 2014 से 7 तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन मैडम क्यूरी का जन्मदिन था। मैडम क्यूरी के जन्म दिवस पर। अब आप बोलेंगे क्यों क्यूरी आ गई? क्यूरी के जन्म दिवस पर। तो अभी बताते हैं कौन है। तो ये जो मैडम क्यूरी हैं, इन्होंने एक नोबेल प्राइज जीता था, नोबेल पुरस्कार जीता था। किस लिए? क्योंकि इन्होंने खोज की थी किसकी? रेडियो एक्टिविटी की इन्होंने खोज की थी। अब रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी से उपचार होता है कैंसर का। ठीक है, क्या होता है? तो इसके रेडिएशन थेरेपी से कैंसर उपचार होता है। तो इसके लिए क्या मनाते हैं हम? ये दिवस मनाते हैं। अब हम जानते हैं ये कैंसर होता क्या है। हमारे शरीर में रोज कितनी सारी कोशिकाएं बनती हैं और खत्म हो जाती हैं। यानी हमारा शरीर किससे बना है? ऊतकों से, और कोशिका ऊतक, और ऊतक से हमारा ऊतक अंग और शरीर का निर्माण हुआ है। यानी रोज हमारे यहाँ शरीर का कोशिकाओं का निर्माण होता है और रोज वो बहुत सारी कोशिकाएं टूट जाती हैं। अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं आपकी टूट जाएंगी और उन्हीं से रिकवर करने के लिए आदमी को या इंसान को आराम की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारे शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो जाए, किसी में कोशिकाओं की अनियंत्रित यानी जो नियंत्रण में ना हो, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि जो हो जाएगी तो उसे हम कैंसर कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाती है। ठीक है, अगर बात करूं मैं कैंसर कितनी घातक बीमारी है, तो 2020 में, अकेले 2020 में 1 करोड़ मौतें किससे हुई थी? 1 करोड़ मौतें इस कैंसर की बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है, इसलिए हम क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अगर बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार में किसका उपयोग हम करते हैं? तो कैंसर के उपचार में हम कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जागरूकता दिवस कैंसर के लिए मनाया जा रहा है 7 नवंबर को। हाल ही में भारत ने किन 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हमने पृथ्वी सेकंड एंड अग्नि फर्स्ट का परीक्षण किया। हाल ही में HAL को किस देश में तेजस MK1 के लिए दूसरा GE-F404 इंजन प्राप्त हुआ है? तो हमारे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, वो तेजस MKA विमान बना रही है, यानी हल्का लड़ाकू विमान है जो भारत अपने यहाँ पर बना रहा है। उसके लिए एक इंजन लगने वाला है GE-F04। ये इंजन इन्होंने कहां से प्राप्त किया है? तो यूएसए से प्राप्त किया है। यूएसए ने बहुत डिले किया लेकिन आखिर में दे ही दिया। हाल ही में टेस्ला, जो एलन मस्क की कंपनी है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, इसका पहला शोरूम कहां खुला है? तो मुंबई में। हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, 36 योजना है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 1% अमीरों की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी 2000 कब से? साल 2000 से, वर्ष 2000 से और 2023 के बीच जो हमारे यहाँ पर 1% अमीर हैं, हमारे भारत में जो 1% अमीर है, उनकी जो संपत्ति है वो कितनी बढ़ गई है? कम संपत्ति का कितनी उसमें वृद्धि हो गई है? तो लगभग 62% संपत्ति की इसमें बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, तो यानी हमारे यहाँ जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। ये बात कहाँ कही गई? तो ये घोषणा की गई एक रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट है G20 जो देश है, G20 की अध्यक्षता द्वारा एक असमानता रिपोर्ट जारी की गई। यानी G20 असमानता रिपोर्ट में ये बात बताई गई। ठीक है, तो इसमें ये बात बताई गई है।
ठीक है। तो ये क्या है, रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के शीर्ष 1% लोगों की संपत्ति हिस्सेदारी 62% की वृद्धि हुई है, जो बाकी जनसंख्या की तुलना में अधिक तेज है। यानी बाकी जनसंख्या जितनी तेजी से कमा रही है, उससे ज्यादा तेजी से 1% लोग ही कमा रहे हैं। शीर्ष 1% अब देश की कुल संपत्ति का लगभग 27% नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे देश में कुल 1% लोग हैं जो हम अमीर कहलाते हैं। ये 1% कौन है? अमीर लोग। और जो भारत में कुल संपत्ति है उसका 27% इनके नियंत्रण में है, और निचले 50% से लगभग 7 गुना अधिक है। ठीक है। तुलना में चीन के शीर्ष 1%, जी चीन के जो टॉप 1% अमीर लोग हैं, उनकी 54% की वृद्धि की है, जो अब तक कितने पर पहुंच गई है? 30.2 पर पहुंच गई है। भारत में 62% की वृद्धि हुई है, तो चाइना में 54% की। G20 के आधे से अधिक देश इसी तरह की बढ़ती असमानता दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, संसाधन लोगों के पास सीमित होते हैं और अमीरों के पास पैसा होता है, जिससे वो अपने पैसों को बढ़ाते रहते हैं। लेबर सस्ती होती है तो लोगों को पास पैसा कम खर्च करना पड़ता है, और प्रॉफिट ज्यादा कौन कमाते हैं? तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी लोगों को कम देनी पड़ती है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यह बढ़ती हुई खाई आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास दोनों के लिए खतरा है। ठीक है। निचले 50% लोग आय में ठहराव है, जबकि अमीर अब तक लगातार संपत्ति बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो नीचे के 50% लोग हैं, जो टॉप 50 से नीचे वाले 50 के 50% लोग हैं, उनकी आय नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो लगातार अपनी आय को बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसी इसमें कहा गया है। पूंजी और परिसंपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे केवल अमीर वर्ग को लाभ मिल रहा है। अमीर वर्ग जिसके पास पैसा है वो लाभ कमाएगा भी। ठीक है। और शहरी ग्रामीण असमानता वंशानुगत, क्योंकि अमीर के बेटे क्या करेंगे, उनको एक, अगर आपके पास छोटी दुकान है और आपके बगल में कोई अमीर व्यक्ति दुकान आगे खोल ले, तो वो क्या रखेगा? सामान ज्यादा रखेगा, मार्जिन भी कम पर बेच सकता है आपकी दुकान बंद करने के लिए। ठीक है। अगर वो ऐसा करेगा तो आपकी दुकान बंद होने ही वाली है, तो पैसा किसके पास जाएगा? अमीर के। यानी अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है। अभी स्थिति ऐसे होने वाली है, गरीब ऐसे और अमीर ऐसे रहते हैं, इसमें दर्शाया गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया। तो कृपया वीडियो को लाइक तो कम से कम करके जाया करो, पढ़ के निकल लेते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मंडे को फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।